गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना ईवीएस की क्लासेस, जो कि मेन केवीएस के लिए होंगी आपके लिए। ठीक है, तो इसका पूरा शेड्यूल हमने आपको दे दिया है। शॉर्ट्स में हमने पूरा पैटर्न लिख दिया है कि क्या स्ट्रेटजी रहेगी हम लोग की ईवीएस को टैकल करने की। ठीक है, बेसिकली आपको बता देते हैं कि ईवीएस का जो जो 5 थीम्स दे रखी हैं, इसको डील करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि पहले ईवीएस की जो बुक्स होंगी एनसीईआरटी, मोस्टली वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ की पूरी देखनी होगी। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो होगी वो हम लोग को देखनी होगी क्लास 6 से क्लास 8 तक पूरी। फिर साइंस की जो एनसीईआरटी होगी वो देखनी होगी क्लास 6 to 8 पूरी। और इस चीज़ को ध्यान रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, सेंट्रल लेवल का है, तो एनसीईआरटी मेन फोकस होगा। इसके अलावा किसी भी प्राइवेट पब्लिकेशन वाली बुक पर फोकस नहीं करना है। ये आपका टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, बाकी आपकी इच्छा। सारे क्वेश्चन आपको 20 के 20 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से मिलेंगे। ये 100% श्योरिटी में दे रहा हूँ आपको, और इतना हमें अच्छे से मालूम है। एनसीईआरटी से अच्छा सोर्स कोई भी नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ईवीएस को पूरा फोकस करेंगे पहले एनसीईआरटी पे। फिर जो टाइम बचेगा उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके ईवीएस के क्वेश्चंस देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए ले चलते हैं आपको केवीएस के पीआरटी बैच ईवीएस पोर्शन की ओर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। इसमें से आपको ये बताएंगे कि क्लास 12th की जो बायो है उसके जो लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं, डेट इज़ चैप्टर नंबर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 15 एंड चैप्टर 16। ये एकदम बिल्डिंग ब्लॉक हैं आपके बेस के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको निपटा लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब 6 to 8 उठाएंगे तो ये मानिए कि एक दिन में एक एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। तो 6th 7th और 8th मतलब 3 दिन लगेगा, हार्डली 3 से 5 दिन। 6 to 8 की एनसीईआरटी आप ख़त्म कर चुके होंगे साइंस की, और फिर हार्डली 5 डेज़ में आप कवर कर चुके होंगे ज्योग्राफी की, क्योंकि मेन कोर हम लोग यहाँ से डेवलप कर लेंगे। जो 12th लेवल की बायो है, लास्ट के 4 चैप्टर्स 13, 14, 15, 16। इसके बाद हम लोग बैक में जाएंगे, मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। पहले हम लोग बेस बनाएंगे, बेस से हम लोग के पीछे जाएंगे ताकि जो 6 to 8 एनसीईआरटी हार्डली 5-5 दिन में सब निपट जाए। तो 5 दिन में आपकी ज्योग्राफी निपटा देंगे, 5 दिन में आपकी साइंस निपट जाएगी 10 दिन। और ये जो चैप्टर आपके लेंगे 12, 13, 14, 15 और 16, ये जो 2-2, 3-3 दिन लें, ये तो मतलब ये मानिए कि 15 से 20 दिन में आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर हो चुकी होगी अच्छे से। और फिर जो टाइम बचेगा उसमें फिर हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। बायो क्लास ट्वेल्थ की बायो का चैप्टर नंबर 13, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, इसमें मैंने देखिए पूरे नोट्स बना दिए हैं, एनसीईआरटी है, ताकि आप लोग को अलग से कुछ पढ़ के टाइम ना वेस्ट करना पड़े। ये देखिए पूरे नोट्स बने हुए हैं कि इसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपने चैप्टर 12 से, जो कि हम लोग को पहला चैप्टर होगा। और इस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। चलिए, इसमें बेसिकली जो चीज़ आपको ध्यान देनी है वो क्या है, इकोलॉजी के बारे में आपको पता हो। इकोलॉजी एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन और उनके फिजिकल इन्वायरमेंट, बायोटिक और एबायोटिक के बीच रिलेशन। तो फिर आखिर क्या है इकोलॉजी, इकोलॉजी से मतलब क्या है और क्या ज़रूरत है इकोलॉजी की। तो इकोलॉजी क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बीच का इंटरेक्शन, साथ ही साथ उनके जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसके बीच का इंटरेक्शन। और फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, बायोटिक और एबायोटिक। तो ये होती है इकोलॉजी, और इसलिए इसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है कि ऑर्गेनिजम्स आखिर सर्वाइव और रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, उनका सर्वाइवल, उनकी जो लाइफ सर्वाइविंग टैक्टिक्स हैं, जो रिप्रोडक्शन है उनका, जो उनके जो नंबर्स और पॉपुलेशन मल्टीपल हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, इसकी जो स्टडी है, वो जो इन्वायरमेंट एक मिलता है वही चीज़ होती है आपकी
इकोलॉजी, इसी को कहते हैं इकोलॉजी। ठीक है, अब इसके साथ जो आपको जानने की ज़रूरत हुई ये है कि इकोलॉजी सिर्फ अकेले में ही नहीं है, वो क्या है, बायोम एक वर्ड है, आपको वो भी जानना होगा, क्वेश्चन आ सकता है। इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जितना मैं आपको बता रहा हूँ इसके बाहर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं जाना है, तो उसमें आपको बिल्कुल कहीं इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बायोम क्या होता है, तो इससे तो एनसीईआरटी आप रीड कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर उसको समझा दे रहा हूँ। बायोम आपको बस ये डायग्राम हो, आपका बायोम है, मतलब जो जब रेन होती है, रेनफॉल होती है, तो पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो आप अगर इंडिया में देखेंगे तो अलग अलग उसकी जो डाइवर्सिटी है इंडिया की, जैसे कि आप वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स ये हो गए, तो कहीं पे क्या है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, कॉनीफेरस फॉरेस्ट है, अल्पाइन टुंड्रा है, ग्रास लैंड है, डेजर्ट है। देखिए यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है, रेनफॉल कम है। ठीक है, अब देखिए आर्कटिक में क्या है, यहाँ रेनफॉल कुछ ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है। यहाँ ठंडा है और टेम्परेचर और रेनफॉल क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा है, प्रेसिपिटेशन थोड़ी सी ज़्यादा है। कॉनीफेरस में देखिए क्या है, टेम्परेचर करीब 15 के आसपास है, रेनफॉल भी अच्छी खासी हो रही है। ट्रॉपिकल में क्या है, टेम्परेचर भी आपका जा रहा है हाई, ठीक है, और रेनफॉल भी आपकी काफ़ी हो रही है। ये देखिए, तो ये जो अलग अलग जो तरीके हैं कि कहीं ज़्यादा पानी बरस रहा है, कहीं पे सिर्फ डेजर्ट है, कहीं पे ग्रास लैंड है, और जो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल, टुंड्रा, टेम्परेट, ये सब क्या है, यही सब है बायोम। और जितना ज़्यादा बायोम में वेरिएशन हो गया, ये देखिए, जितना ज़्यादा बायोम में वेरिएशन होगा उतना ही ज़्यादा हैबिटेट में डाइवर्सिटी आएगी। जैसे यहाँ के अलग डाइवर्सिटी होगी, यहाँ के जो इंसेक्ट्स होंगे, ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो अलग होंगे, आर्कटिक के अलग होंगे जो ठंडे इलाके के हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अलग होंगे रेनी सीजन के। तो क्या है, जितने ज़्यादा बायोम में वेरिएशन होगा उतना ही ज़्यादा हैबिटेट का वेरिएशन होगा। तो ये है आपका मेन बायोम। वही चीज़ देख लीजिए, रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद ईच बायोम लेट्स टू फॉर्मेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। वही चीज़ आपको जो बताएं, राजस्थान का डिज़र्ट देखिए, या फिर आप मेघालय फॉरेस्ट देखिए, डीप ओशियन ट्रेंचेस देखिए, तो ये सब सारी चीज़ उसी की बात की गई है। अभी देखिए सब डायग्राम में बना हुआ है, मेजर बायोम्स के बारे में लिखा हुआ है, सब आपको बता चुके हैं कि टेम्परेचर, लाइट, इन सब का जो फ़र्क पड़ता है। जो मेन अब इम्पॉर्टेंट आपको देखना है, निश देखना है, ये वर्ड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हैबिटेट क्या है, एक जहाँ पे एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे हैबिटेट सब ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, हैबिटेट हो गया। निश क्या है, एक इंडिविजुअल पर्सन, जैसे घर में हम रह रहे हैं तो घर में हम पहले कहाँ है, हम लोग जैसे पर्सन है, सपोज़ एक पर्सन है, वो कहाँ रह रहा है, वो लखनऊ में रह रहा है। फिर लखनऊ से क्या है, फिर वो सिटी सिटी लखनऊ हो गई, फिर वो एरिया आ गया कि वो अलीगंज में रह रहा है। फिर वो पर्टिकुलर उसका घर आएगा, फिर उसके बाद घर के बाद उसका पर्टिकुलर रूम आएगा। तो जो पर्टिकुलर रूम है जहाँ वो मोस्टली टाइम स्पेंड कर रहा है, वही चीज़ होती है आपकी निश, इसी को कहते हैं निश। इसमें क्या होता है, मतलब डिफरेंट कंडीशंस होंगी, उसके रिसोर्स यूटिलाइजेशन होगा उसका अलग, उसका फंक्शनल बिहेवियर होगा, फंक्शनल रोल होगा, डाइवर्सिटी इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा। जैसे हम लोग कुछ खाते हैं, घर में अगर 5 मेंबर हैं तो किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो पर्टिकुलर एक मेंबर की जो स्पेसिफिकली उसके फंक्शंस की, उसके रिसोर्स यूटिलाइजेशन की बात की जाए, ठीक है, और वो किस कंडीशन को टॉलरेट कर रहा है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका निश। टेम्परेचर का बताया आपको, बताइए, मालूम ही है कि हम हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर लो होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको है कि, और कहीं पे कोल्ड है तो कहीं पे लॉस कम टेम्परेचर है। अब ये हाइड्रोथर्मल, जो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, इनका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा पहुंच जाता है। और जो ओशन होती है उसके अगर आप 500 मीटर नीचे जाएंगे तो क्या है, डार्क आपको मिलेगा चीज़ें। तो ये हो गया। अब इसमें देखिए कुछ नहीं है, इसमें आपको जो देखना है वो ये कि ये वर्ड्स देखना आपको, यूरी थर्मल, और एक आपको देखना है स्टेनोथर्मल। यूरी मतलब क्या हुआ, बस आप इतना याद रखिए, यूरी मतलब होता है वाइड, स्टेनो मतलब होता है नैरो। अब आगे देख लीजिए क्या वर्ड लगा हुआ है, यूरी थर्मल मतलब टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाइडर रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल सकते हैं। Organisms which can tolerate and thrive wide range of temperature is called eurythermal.
यूरी मतलब वाइड, थर्मल मतलब टेम्परेचर, स्टेनो मतलब नैरो। तो क्या है इसमें, ये नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को कोप अप कर पाएंगे, ये हो गया स्टेनो थर्मल। इसके बाद क्या है, वाटर। वाटर में सैलिनिटी से देख लीजिए, एक हो गई आपकी यूरो सैलिनिटी, सॉरी हेलिन, यूरो हेलिन हो गई, और दूसरी हो गई यूरी हेलिन हो गई, और दूसरी हो गई स्टेनो हेलिन। यूरी मतलब क्या, वाइड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को कोप अप कर पाए हैं वो हो गया आपका यूरी हेलिन। ठीक है ये। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लो सेलाइन लेवल को कोप अप कर पाएँ, नैरो रेंज हो उनकी, वो क्या हो गया, स्टेनो हेलिन। बस इसके अलावा कुछ नहीं आपको देखना है। ठीक है, लाइट का आपको पता है, शेडो, डार्क, फोटोसिंथेसिस, 500 मीटर के नीचे अंधेरा सा होता है समुद्र में, ये सब सारी चीज़ें, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। और इधर देखिए, अब हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, होम्योस्टैसिस की बात करेंगे। हम बात करेंगे एडाप्टेशन की, कैसे अडाप्ट करता है ऑर्गेनिज्म अपने आने वाले इन्वायरमेंट को। तो होम्योस्टैसिस के लिए आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है कि मोस्टली बर्ड्स और मैमल्स के लिए मोस्टली पाए जाते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं इसमें, लेकिन बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं वो मोस्टली होम्योस्टैसिस होते हैं। होम्योस्टैसिस का मतलब क्या हुआ कि मतलब ये अपने इंटरनल टेम्परेचर को आउटर टेम्परेचर के हिसाब से सेट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गर्मी का सीज़न है, बहुत ज़्यादा इंसान को गर्मी लग रही है, बाहर बहुत गर्मी है, उसको अंदर से गर्मी लग रही है, तो क्या करेगा वो, अपने को होम्योस्टैसिस करेगा। वो जो है अपने को बाहर के इन्वायरमेंट के अनुसार इंटरनल को जो रिक्वायरमेंट होगी उसको सेट करेगा। मतलब उसकी बॉडी अंदर से क्या मांग रही है, ठंडक, तो क्या करेगा वो अपना एसी ऑन कर लेगा, या फिर कोई हिल एरिया चला जाएगा। तो क्या कर रहा है, मतलब एक ठंडे जगह पे एसी ऑन करके, तो वो क्या हो गया आपका, हो गया आपका होम्योस्टैसिस की, मतलब उसने कैसे अपने को एडजस्ट कर लिया, रेगुलेट कर लिया। मतलब ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में क्या है, मतलब स्वेटिंग वगैरह, सॉल्ट के लेवल को अप डाउन करना। थर्मो में क्या है, टेम्परेचर को अप डाउन करना। जैसे ठंडक होती है तो उसमें देखे होंगे कि कहीं आप ऊपर जाते हैं हाइट पे तो बॉडी शिवर करने लगती है ठंड में। क्यों, क्योंकि बॉडी जो है वो, उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो वर्क कर रहा है, कैलोरीज बर्न कर रहा है आपकी बॉडी को एनर्जी देने के लिए कि वो अंदर हीट जनरेट कर पाए, और बाहर जो ठंडक है उसको एकदम इक्विलिब्रियम कर ले, मतलब उसको मैनेज कर सके। इसलिए कैलोरी बर्न ज़्यादा होती है, और जब हाइट पे हम चढ़ते हैं तो सांसें फूलती हैं और थकान आती है और ऑक्सीजन की लेवल कम होती जाती है। तो ये होम्योस्टैसिस हम लोग करते हैं। जो लोग नहीं कर पाते हैं इस प्रोसेस को, उसको हम लोग नाम दे दिए कॉन्फॉर्मर्स। वो लोग नहीं कर पाते हैं, उनको कन्फॉर्मर्स कहते हैं। ठीक है, रेगुलेट ये देखिए आपको बता चुके हैं, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आप रीड करेंगे तो आपको वही वही चीज़ मिलेगा। ये देखिए शिवरिंग की बात हमने आपको बताई है, ये शिवरिंग की, ठंडक में कैसे मैनेज करते हैं। कन्फॉर्मर्स जस्ट इसका अपोजिट, जो नहीं कर पाते हैं ऐसी चीज़ें, उनको कन्फॉर्मर्स कहते हैं। हीट लॉस और हीट गेन इज़ अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। हाँ, मतलब कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा आपका हीट लॉस होगा, इस चीज़ आपको ध्यान रखना है। स्मॉल एनिमल्स के बारे में देखिए क्या कहा गया है कि इनका सरफेस एरिया कम होता है एज़ कम्पेयर टू देयर वॉल्यूम। ठीक है, देन दे हैव टू एक्सपेंड मच एनर्जी टू जनरेट बॉडी। तो वो क्या करते हैं, जब उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है उनके वॉल्यूम के कंपैरिजन में, तो मतलब जो बॉडी की हीट है वो इजीली लूज़ करते हैं, तो उसको कोप अप के लिए उनको एनर्जी बहुत स्पेंड करनी होती है। दिस इज़ द मेन रीज़न वाई वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन्स। मतलब ठंडे एरिया जो होते हैं यहाँ पे, पोलर रीजन में क्यों नहीं मिलते हैं छोटे इंसेक्ट्स, क्यों, क्योंकि छोटे इंसेक्ट्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर्ड टू देयर वॉल्यूम। जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, टेम्परेचर इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। मतलब इतना ही ज़्यादा एनर्जी डिसिपेटेड, आप कह लीजिए, टेम्परेचर नहीं, एनर्जी डिसिपेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा एनर्जी हीट लॉस वो करेंगे। तो जब वो हीट लॉस करेंगे तो उनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म वर्क करेगा कि उसको वो एनर्जी जनरेट कर पाएँ और कोप अप कर पाएँ एनवायरनमेंट से, इसलिए पोलर एरिया में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कन्फर्मर्स बता दिया, माइग्रेशन का बता दिया आपको। माइग्रेशन मतलब क्या है, सिंपल सी चीज़ है, जैसे रशियन साइबेरियन से जो आती हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो आती है। इसमें सीधा आपको जो पता होना चाहिए वो ये कि एक एरिया से दूसरे एरिया जाती हैं जब यहाँ पे स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट होता है, और जब स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट ख़त्म हो जाता है तो वापस से आ जाती हैं।
बहुत ठंड पड़ी, रशिया से इंडिया आ गई, फिर वापस से जब वो हो गया, टेम्परेचर नॉर्मल हो गया तो वापस चली गई। इसमें वापस भी जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सस्पेंड क्या है? बैक्टीरिया, फंगी एंड लोअर पार्ट्स, वेरियस काइंड्स ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर्ट्स आर फॉर्म्ड। मतलब सस्पेंड में क्या मतलब कि टाइम को एस्केप करते हैं। इसमें आपको जो जानना है वो ये चीज़ कि इसमें टाइम एस्केपिंग होती है। इससे बियर हुए पोलर में तो क्या वो डॉर्मेंट हो जाते हैं, मतलब हाइबरनेशन पे चले जाते हैं। हाइबरनेट की गए, मतलब पूरी ठंड, बहुत ठंड पड़ी, सो गए, फिर उठ रहे हैं जब गर्मी आ गई तब उठ रहे हैं, हाइबरनेशन। ठीक है, एस्टिवेशन, ये सब आप पता होना चाहिए एस्टिवेशन क्या है। एस्टिवेशन और कीवर्ड्स बता दे रहे हैं आपको। हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डाइपॉज, ये सब। जू प्लैंक्टन जो होते हैं, जो लेक्स में और एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं वो क्या है, डाइपॉज में चले जाते हैं। जो बियर है वो किस में चला जाएगा, हाइबरनेट में। जो फिशेस हैं, जो स्नेल हैं, वो किस में चली जाएंगे, एस्टिवेशन में। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अडाप्टेशन की सारी चीज़ें मतलब कैसे हो गई सब आपको बता दिए। अब देखिए अडाप्टेशन में कैसे है कि वो बाहर के माहौल के हिसाब से अपने को कैसे ढाल देता है, ये हो गया आपका अडाप्टेशन। जैसे कंगारू रैट है, वो क्या है, पानी रोक लेता है, यूरिन भी करता है तो उसको कंसंट्रेट कर लेता है ताकि उसको ज़्यादा यूज़ ना पड़े। ऑप्टूनिया है, ये देखिए, स्टोमेटा को दिन में बंद कर लिया, इस टाइप का काम करना, अडाप्ट कर लें उस एटमॉस्फेयर को। वही चीज़ है आपको जो हमने बता दिया है कि सारी चीज़ें हैं। वो ऑल्टीट्यूड मतलब जो हाइट पे जाके जो वॉमिटिंग सी, नोज़िया और मतलब थोड़ा हेडेक सा फील होता है, वो उसी को कहते हैं अल्टीट्यूड सिकनेस। फिर धीरे धीरे जब पर्सन वहाँ रहने लगते हैं, जो हाइट के, मनाली, देहरादून, इन सब के जो लोग हैं वहाँ के, देखिए उनको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि जो नॉर्दर्न पार्ट से, जो सेंट्रल इंडिया से जा रहे हैं, उनको ऐसी दिक्कतें महसूस होती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्लिमेटाइज नहीं है वहाँ की कंडीशन से। तो ऐसा होता है। फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन होता है और बिहेवियरल एडाप्टेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें। अब बिहेवियरल एडाप्टेशन में क्या है, डेजर्ट की लिजर्ट्स हो गई आपकी, ठीक है, जो मतलब उनमें क्या है, बिहेवियर के अकॉर्डिंग, मतलब को गर्मी चाहिए, बाहर आ गई। जब देखी कि अब उनकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हाई जा रहा है, बॉडी में गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, तो फिर क्या हो, शैडो में चली गई, शैडो एरिया में। वैसे ही बरोइंग एनिमल्स होते हैं जो अंदर चले जाते हैं, रेत के इस टाइप के। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की। तो इसमें कुछ नहीं है, बस इतना आपको पता है पॉपुलेशन किस पे डिपेंड है, मतलब क्या क्या फैक्टर्स हैं। बर्थ रेट है, डेथ रेट है, नेटैलिटी है कि मतलब कितनी बर्थ्स हुई, मोर्टैलिटी हुई कितनी, वो ड्रॉप हुआ, सेक्स रेशियो हुआ, बस ये चीज़ के बारे में बात किया गया है इस पर। और ऐसा इसमें कुछ नहीं है। जो जानने वाली चीज़ है वो ये है कि नेटैलिटी क्या होती है, मोर्टेलिटी क्या होती है, इमिग्रेशन क्या है और इमिग्रेशन। अब देखिए आपको बता देते हैं। सपोज़ ये पॉपुलेशन है, इमिग्रेशन में क्या है, पॉपुलेशन में कोई आ रहा है, ऐड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो रहा है। एमिग्रेशन में क्या है, बाहर जा रहा है, माइनस हो गया। पहले 10 थी, ये आ गया 11 हो गई अब, और इसके बाद क्या, फिर ये चला गया तो क्या हो गई, 10 हो गई। मतलब एमिग्रेशन में प्लस हो रहा है और एमिग्रेशन, पॉपुलेशन एक एरिया से बाहर जा रहा है। सिमिलरली नेटैलिटी क्या होती है, बर्थ हो, बर्थ रेट, तो क्या हुआ, बर्थ हुआ तो पॉपुलेशन बढ़ गई तो प्लस हो गया। मॉर्टेलिटी क्या हो गई, डेथ रेट, इंसान क्या हो, डेथ हो गई तो क्या, पॉपुलेशन से उसकी जनसंख्या कम हो गई। तो ये चीज़ है आपको पता होना चाहिए, ये पॉपुलेशन, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन माइनस नेटैलिटी, that is plus, and mortality is again minus from the population। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बस इससे ज़्यादा और इसमें कुछ नहीं। ये डायग्राम दे रखा है, ऐसा कुछ इसमें और कुछ नहीं है। अब ग्रोथ मॉडल में क्या है, अब देखिए ग्रोथ मॉडल की बात करें तो एक आप देख लीजिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक हो गया आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ। दोनों के डिफरेंस ही पूरे 2 पेज में दिए हुए हैं। टाइम को बचाते हुए हम सीधे डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिख दिए, आपको सिर्फ इतना फोकस करना है। ग्रोथ मॉडल्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, दोनों पूछ लेगा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है कि अनलिमिटेड है, तो क्या है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये जे कर्व बन रहा है। तो पहली चीज़ जे कर्व, दूसरा चीज़ अनलिमिटेड रिसोर्स। आप बस जे याद रखिए एक्सपोनेंशियल में।
तो जे मतलब क्या, बढ़ रही है, तो अनलिमिटेड रिसोर्स हो गया। पॉपुलेशन इसमें ऑलमोस्ट बढ़ने की बात की जाती है। इंट्रिंसिक रेयर ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, इसकी बात होगी तो आप समझ जाइएगा हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं। सिमिलरली इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट लॉजिस्टिक ग्रोथ, तो इसमें क्या है, बेसिकली वी टॉक अबाउट द लिमिटेड रिसोर्स, वी टॉक अबाउट पॉपुलेशन डिक्लिनेशन, वी टॉक अबाउट इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन एंड डिक्लाइन इन population due to, what is the main reason? The main reason is limited resource, irrespective or unlike unlimited resource as we have seen in exponential growth। exponential में unlimited है, इसमें limited है। इसमें बनेगा आपका क्या, इसमें बनेगा आपका जे कर्व, और इसमें क्या बनेगा, सिगमंड कर्व। इसमें है अनलिमिटेड, इसमें क्या है, लिमिटेड। इसमें पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसमें घट रही है। इसमें बात करेंगे आर की, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इसमें बात करेंगे कैरिंग कैपेसिटी के की। बस दैट सेट, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है, इसको बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचना है, और बस ऐसे ऐसे करते हुए आगे बढ़िए। अब ये देखिए पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में, बस ये चार्ट याद रखिए, समझिए पूरी कहानी आपको याद आ गई। म्यूचुअलिज्म में क्या है, दो ऑर्गेनिज्म है, दो स्पीसीज हैं, दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। देखिए दोनों को बेनिफिट, प्लस मतलब दोनों को बेनिफिट, दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। कंपटीशन में क्या है, कंपटीशन आप सीडीपी में देखे होंगे, क्या है कंपटीशन, दोनों कंपटीशन में क्या लॉस होता है, मतलब तो बस ऐसे याद रखिए ट्रिक से, दोनों का नुकसान है, ठीक है, किसी का फ़ायदा नहीं है, दोनों का ही नुकसान है। प्रीडेटर में क्या है, जाहिर सी बात है, एक प्रीडेटर होगा, एक प्रे होगा, एक लायन होगा, एक डियर होगा, एक खा रहा होगा, एक की डेथ हो रही होगी, तो एक का फ़ायदा है, एक का लॉस है। पैरासाइट में क्या है, सेम चीज़, जैसे टिक्स होती हैं डॉग में, टिक्स ऑन डॉग, तो क्या है, ये डॉग है और टिक्स है इसके, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्या इसकी हेल्थ डॉग की डिटेरियोरेट होती जाती है, इवन डेथ भी हो जाती है। तो इसमें क्या है, एक का प्लस है, किसका, टिक्स का, टिक्स का पॉज प्लस है, प्रॉफिट है, लॉस किसका है, हेल्थ का, डॉग का, तो एक का प्लस अगेन एक का लॉस। कमेंसाइलिज्म देखिए क्या है, एक कमेंसाइलिज्म है, एक अमेंसाइलिज्म है। कमेंसाइलिज्म में बस एक चीज़ याद रखिए, प्लस, मतलब ऐसे बस टिक याद रखिए, सी प्लस। तो इसमें क्या है, एक का प्लस है और दूसरा ज़ीरो मतलब अनअफेक्टेड है, ज़ीरो मतलब अनअफेक्टेड, बस ये चार्ट याद रखिए। एमेनलिज्म में क्या है, एक का लॉस है, दूसरे का अनअफेक्टेड है। जैसे एग्जांपल में पेनिसिलियम बैक्टीरिया ले लीजिए, वो क्या होता है, वो अपने आसपास किसी भी बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देगा, समझ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एमेंसाइलिज्म का एग्जाम्पल हो गया, मतलब वो ग्रो ही नहीं करने देगा, तो दूसरे का लॉस हो गया, और उसको क्या है, उसकी हेल्थ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कमेंसाइलिज्म जैसे हो गया, तो कमेंसाइलिज्म में जैसे आप बकुला सा देखे होंगे, जो जब जानवर कहीं जाते हैं ग्रेजिंग के लिए चरने, तो वाइट कलर का जो पक्षी बैठा होता है, अर्गट कहते हैं उसको, तो वो क्या है, वो वहाँ बैठा देखा करता है जहाँ पे ग्रेजिंग हुआ करती है, जहाँ पे पशु चरा करते हैं। क्यों, क्योंकि जब वो चलते हैं तो क्या होता है, जो घास में जो कीड़े इंसेक्ट छिपे होते हैं वो बाहर निकलते हैं, तो वो जाके अर्गट उनको फीड करता है। तो इससे क्या है, जो ग्रेजिंग जो गाय भैंस वहाँ चर रही हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अर्गेट को फ़ायदा हो गया, जो बकुला टाइप बैठा था, तो क्या एक को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं हो रहा है। सिमिलरली एमेंसाइलिज्म में एक का लॉस हो रहा है, मतलब जैसे कि पेनिसिलियम बैक्टीरिया है, किसी को ग्रो ही नहीं होने देगा आसपास, तो दूसरे को लॉस हो रहा है, ग्रो ही नहीं कर पा रहा है वहाँ पे अगल बगल उसके, और खुद को कोई हेल्थ में फ़र्क नहीं है। तो ये हो गई आपकी, बस अब इसका क्या है, आपको एग्जांपल्स बस आपको देख लेने हैं कि जैसे प्रीडेटर है, सब आपको उसमें पता ही है कि एक प्रे होता है, एक प्रीडेटर होता है। एग्जांपल जैसे स्टार फिश, मोथ, जीको, फ्रॉग, पॉइजन कैसे अपने आप को बचाते हैं अलग से, सब बटरफ्लाई होती है, कैक्टस, इनके कांटे होते हैं, निकोटाइन होता है, इन सब में केमिकल जैसे होता है। तो ये चीज़ आपका हो गया। इस तरीके कंपटीशन में बता दिया आपको, दोनों का लॉस होता है, बस वो चार्ट याद रखना है और कुछ नहीं, आपको टाइम बचाना है अपना। पैरासिटिज्म में आपको बता ही दिया, एक का लॉस होगा, एक का फ़ायदा होगा। डॉग और टिक्स का आपको एग्जाम्पल बता दिया था। एक इसमें होता है एंडो पैरासाइट, एक होता है एक्टो, एक अंदर पाए जाने वाला और एक बाहर पाए जाने वाला। जैसे ये टिक्स वाला हो गया, बाहर पाए जा रहे हैं, अंदर मतलब लीवर में जो पाए जाते हैं, मलेरिया पैरासाइट्स टाइप में जो होते हैं।
ठीक है। इसमें देखिए एक होता है ब्रूड पैरासिटिज्म, ये आपको एक बार देख लेना। ब्रूड पैरासिटिज्म मतलब ये क्या है, जैसे कोयल वाला एग्जाम्पल जो उसमें आता है, कोयल का, कोयल अपने अंडे जो है जो क्रो होता है उसके नेस्ट में दे देती जाके, और सब कुछ उसी को कह देती कि भैया तुम ही देखो संभालो, और बाद में जो कौवा होता है कुछ जान ही नहीं पाता, तो इसे कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। ठीक है। अब कमेंसलिज्म में आपको बता दिया है, एक होता है प्लस, एक को फ़ायदा है, दूसरे को कोई ना, कोई अनअफेक्टेड, ज़ीरो, कुछ मतलब नहीं। जैसे कि अरगट कैटल का एग्जांपल दे दिया आपको, ऑर्चिड और आम मैंगो का एग्जांपल हो गया आपका। और जो वेल के पीठ में जो पाया जाता है बैक में, बैर बैर नेकलेस, ठीक है, ये जो होता है ये सब किसके एग्जांपल हैं, ये एग्जांपल हैं आपके कमेंसलिज्म के। और जो ऑर्चिड में मैंगो के होता है कि मैंगो और ऑर्चिड, तो उससे क्या है, मैंगो ग्रोइंग एज एन एपिफाइट ऑन मैंगो ब्रांच, और बार नेकलेस। तो ये एग्जांपल में लिख दी, बेसिकली आपको पढ़ने होंगे, डायरेक्ट एग्जांपल देगा तो इसमें बिना दिमाग लगाए आपको पढ़ लेने एग्जांपल, ये डायरेक्ट पूछेगा किसके एग्जांपल है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब सिमिलरली देखिए ये भी एग्जांपल है उसका, आपको देख लीजिएगा, सी एम ओन करके जो होता है। ठीक है। अब म्यूचुअलिज्म में देखिए, जिसमें दोनों के फायदे के बाद मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोनों का प्लस। एग्जाम्पल देखने और कुछ नहीं, लाइकेंस, पॉलिनेटर्स और ये माइक्रोन्स, ये मतलब कीवर्ड डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट एग्जाम में आपको रख देगा और पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, या कुछ भी, कम्युनलिज्म, एमनलिज्म, कुछ भी दे देगा वो, कि एमेंसाइलिज्म का है कि कमेंसाइलिज्म का है कि प्रीडेटर है। ठीक है। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि वो क्या है। तो एग्जाम्पल आपके मस्ट है, सारे एग्जाम्पल देखिए लिखा है, ओफाइरस, फ्लावर और वास्प, जो चींटियाँ होती हैं फ्लावर में। ठीक है। तो ऐसे करके ये सारे एग्जाम्पल हैं जो मेन। जैसे एमेंसाइलिज्म में क्या होता है, एक का नुकसान है, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं। जैसे पेनिसिलियम बैक्टीरिया अपने आसपास किसी को ग्रो ही नहीं करने देगा, खुद को कोई फ़र्क नहीं, खुद ज़ीरो, और दूसरे को क्या है, दूसरे का लॉस, ग्रो ही नहीं करने देगा। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट जुगेलनस नाइग्रा, जुगेलनस नाइग्रा इज़ ए ब्लैक वॉलनट ट्री, सेम चीज़, खुद को कोई फ़र्क नहीं है, खुद जैसा है वैसा रहेंगे, ज़ीरो, लेकिन अगले को मर पनपने नहीं दे रहा। देखिए, दिस ट्री इज़ नॉट लेटिंग एनी अदर हर्ब्स और श्रब्स टू ग्रो नियर दिस ट्री, मतलब एक टॉक्सिक केमिकल रिलीज करता है जिसके अनुसार, मतलब जिसकी वजह से आसपास कोई हर्ब्स ट्री ग्रो ही नहीं कर पाते। तो बस ये चीज़ था, इनके सारे एग्जाम्पल देखने हैं। और इसी तरीके आज हमारा चैप्टर नंबर 13 अच्छे से पूरी डिटेल में कंप्लीट हो गया है। सारी चीज़ देखिए हमने यहाँ पे आपको मार्क कर दी है पूरी एनसीईआरटी का, आप एनसीईआरटी डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑफिशियल साइट पे जाके यही चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है। और इसके बाद इसको पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ मैंने समझा दिया है, और साथ ही साथ अच्छे से हमने हाईलाइट भी कर दिया है ताकि आपको मेहनत ना पड़े। इससे आप देखिएगा, और बस फिर से आपको बता रहा हूँ कि टोटल फोकस एनसीईआरटी पे ही रखिए, एनसीईआरटी के अलावा कहीं दिमाग मत लगाइए, कोई कहीं कुछ भी पढ़ा रहा हो बिल्कुल कहीं रिलाई मत कीजिए, क्योंकि पेपर जो बनेगा वो बनेगा एनसीईआरटी से, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो इसी से ही पूरा पेपर बनेगा, और इससे अच्छा रिलायबल सोर्स कोई है भी नहीं। इसी को कीजिए, गारंटी है 20 में 20, 18 तो कहीं नहीं गए। थैंक यू, कीप वॉचिंग। इसी तरीके में भी चैप्टर 13 हो चुका है, 14, 15, 16 बायो के कंप्लीट कराऊंगा। फिर इसके बाद देखेंगे जो एनसीईआरटी हमारी 6 to 8 वाली हैं, वो एक एक दिन में 2 2 दिन होगी, क्योंकि यहाँ से इतना बेस डेवलप हो चुका होगा कि वो एक चैप्टर को आप समझिए 1 घंटे में निपटाएंगे, मतलब एक बुक को हार्डली आप 2 से 3 घंटे में ख़त्म ही कर देंगे। तो चलिए फिर, कीप वॉचिंग, और बाकी अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।